आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अध्यारोपण का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जोड़ना भी होता है, लेकिन आप लोग इसको सुपरपोजिशन ही जानिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये क्या है पहले जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल, पहले विशिष्ट को हम लोग जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल। विशिष्ट बल, अभी इसके बारे में बताते हैं। अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ओके, बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है। कहता है कि किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं विशिष्ट का क्या मतलब है। जैसे कि आप लोग कॉलेज में बैग लेके आते हैं पढ़ने के लिए, तो सारे स्टूडेंट अलग अलग बैग लेके आते हैं या सब लोग एक ही बैग लेके आते हैं? अलग अलग लेके आते हैं ना, सबका अपना अपना बैग होता है। उसी तरह से यही मतलब है इंडिविजुअल का, मतलब कि उसको हम लोग कहते हैं कि सबके पास अपना इंडिविजुअल बैग है। ओके, तो इसी तरह से आवेश जो है, एक आवेश अगर किसी दूसरे आवेश पे बल लगा रहा है तो वो हमेशा उतना ही बल लगाएगा। उसके आसपास चाहे जितने भी दूसरे आवेश रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक ही सिस्टम में अगर कई सारे आवेश हैं तो हर आवेश अपना अलग अलग बल लगाएगा। यानी कि हम लोग कहें कि अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे आवेश हैं, ठीक, और हमको किसी एक आवेश, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आवेश रखा हुआ है जिस पर कि हमको बल ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे जो आवेश रखा है उस पर ये आवेश भी बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा, और सबका अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल बल है। ठीक, तो हम लोग अगर कुल बल पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे। लेकिन ये सदिश राशि है तो सदिश योग करेंगे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी सिद्धांत को हम लोग अब आगे बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि विद्युत विभव होगा, तो विद्युत विभव जैसे कि बल अगर अलग अलग लगा रहा है तो विभव भी सबका अलग अलग होगा। यानी कि कुल विभव किसी बिंदु पर ज्ञात करना रहेगा तो सीधे जोड़। अगली हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, माना किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 Qn आवेश
हैं तथा बिंदु P जिसकी इन आवेशों से दूरियां क्रमशः Q1P, Q2P, Q3P QNP हैं पर कुल विभव ज्ञात करना है। फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ पे सब आवेश रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Qn, ठीक। ये दूरी दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, Qn, दूरियां दी गई हैं R1P, R2P, R3P और RNP। ओके, और हमको बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अतः आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P तथा आवेशों Q2, Q3 Qn के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर उसी तरह से ऊपर वाले की तरह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P। V3 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3P और Vn के कारण Qn के कारण होगा Vn, जो कि किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई RNP। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे। चूंकि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा? अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे कहेगा कि किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट विभव अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यानी कि हमको किसी बिंदु पर अगर कुल विभव ज्ञात करना है तो हमको सभी विभवों को खाली योग कर देना है। ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर कुल विभव समस्त आवेशों के कारण विशिष्ट विभवों का बीजगणितीय योग होगा। अतः बिंदु P पर विभव अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं अतः पूरा लिखते हैं। बिंदु P पर
बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। पता चल गया? ओके। और अगर इन सभी का मान रख दें, ये सारे मान रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना विभव होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम तथा -2 गुणे 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? मान लीजिए कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। तो मिलाने वाली रेखा तो ये है हो, लेकिन ये रेखा बाहर भी जा सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को एक बात और पता है कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मतलब कि अगर आवेश ऋणात्मक है तो भी ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि ये धनात्मक भी हो सकता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ विभव जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये ऋणात्मक, इसके कारण जो Q2 है, क्योंकि वो ऋणात्मक है तो इसके कारण जो विद्युत विभव होगा वो ऋणात्मक होगा, और Q1 के कारण जो विद्युत विभव होगा वो धनात्मक होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक जहाँ जोड़ेंगे हम लोग वहाँ पे जीरो होंगे। तो एक तो स्थिति संभव है कि बीच में हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि दूरी बढ़ेगी, इससे अगर दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, विभव घटता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका वाला विभव जो है अगर इसके नज़दीक रहेगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा ऋणात्मक होगा, और दूर रहेगा तो कम ऋणात्मक होगा। इसके कारण दूर रहेगा तो कम धनात्मक होगा, नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा धनात्मक होगा। और हम देखते हैं कि ये परिमाण में बड़ा है, तो यानी कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर अगर रहेगा तो इसके कारण उत्पन्न विभव के बराबर हो जाएगा और हम लोगों को एक जीरो मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और स्थिति संभव है, ठीक इस रेखा पर इस आवेश से दूर की ओर, इधर की तरफ संभव नहीं है क्योंकि ये आवेश बड़ा है तो ये ज़्यादा धनात्मक हमेशा रहेगा, ये वाला ज़्यादा ऋणात्मक हो नहीं सकता है, तो इधर संभव नहीं हो पाएगा। इस फार्मूला से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब इधर की तरफ भी जीरो हो सकता है क्योंकि ये आवेश बड़ा है तो इससे दूर की तरफ जाने पर इसका इफेक्ट जो है कम होगा, लेकिन इसका तो इधर की तरफ बढ़ेगा ना क्योंकि ये तो इसके नज़दीक रहेगा। तो हमको एक आवेश बिंदु मिल सकता है बाहर की तरफ, एक मिल सकता है अंदर की तरफ। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ शून्य विभव की दो स्थितियाँ संभव हैं, दो स्थितियाँ संभव हैं। नंबर 1, ये चूंकि हटा दीजिए, यहाँ शून्य विभव की दो स्थितियाँ संभव हैं। नंबर 1, जब बिंदु दोनों आवेशों के मध्य स्थित है। पहली स्थिति ये है कि दोनों आवेशों के मध्य स्थित हो अगर वो बिंदु, तो हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश से x दूरी पर वो बिंदु स्थित है जहाँ पर कि जीरो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना Q1 से x दूरी पर विभव शून्य है, तब अभी हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ा और ये भी पढ़ा कि अगर आवेशों का निकाय हो तब विद्युत विभव कितना होता है। तो हमको पता है कि x दूरी पर जो है कुल विभव शून्य है ना। तो कुल विभव अगर शून्य है तो वो इन दोनों आवेशों के कारण विभवों के योगफल के बराबर होगा।
तो पहले आवेश के कारण कितना है 1/4πε0 Q1 अपान, इससे कितना दूरी है, Q1 से x दूरी है। ओके, दूसरा है प्लस 1/4πε0 Q2 अपान, Q2 से कितनी दूरी होगी इसकी r-x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है तो r-x होगा इतना दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा r-x, अथवा अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 1/4πε0 किसी काम का नहीं है। अब इन दोनों का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 बराबर Q1 कितना है 3×10⁻⁸ बटा x, प्लस Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है माइनस, तो ये हटा दीजिए, -2×10⁻⁸ कूलाम बटा r का मान है 15 - x। इसको अगर जल्दी जल्दी हल करेंगे आप लोग तो 10⁻⁸ तो कट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, और इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - x 3x बराबर होगा 2x के, जो ये बताएगा कि x बराबर आएगा ये 5x 9 सेंटीमीटर, और x 9 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ, धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूर होगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, जब बिंदु आवेशों के मध्य नहीं है, दोनों आवेशों के मध्य नहीं है, इस स्थिति में क्या होगा, तब माना फिर से वही काम, Q1 से y दूरी पर विभव 0 है, तब अब y हम लोग मान लेते हैं कि y यहाँ पर है, तो हम लोग इसको दिखा देते हैं कि ये दूरी y के बराबर है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी वही काम करेंगे, हमको पता है कि y दूरी पर 0 है तो वहाँ पे 0 लिखेंगे, बराबर 1/4πε0 Q1 अपान y प्लस 1/4πε0 Q2 अपान, अब देखिए Q2 से कितना दूर होगा, ये Q1 से y है तो Q2 से y - r है ना, तो हो जाएगा ये क्या हो गया अपान y - r। ओके, अब सारे मान रख दीजिए, अथवा 0 बराबर 1/4πε0 कट जाएगा, 3×10⁻⁸ बटा y का मान तो y ही है, ये होगा माइनस, Q2 का मान है 2×10⁻⁸, y - r तो y - 15, तो 10⁻⁸ इसमें भी ख़त्म हो जाएगा, और इसको भी अगर जल्दी जल्दी हल करते हैं तो ये आपको बताएगा कि 3y - 45 बराबर होगा 2y के, यानी कि इससे हमको पता चल जाएगा कि y बराबर आएगा 45 सेंटीमीटर। तो हमको दोनों स्थितियाँ मिल गई, अर्थात आवेश Q1 से 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब हमारी अगली हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा।
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, आवेशों के किसी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाय में बने सभी संभव युग्मों, इसको इंग्लिश में कहते हैं कपल्स, युग्मों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर किसी निकाय में दो आवेश होते हैं, मान लेते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर भी बिंदु आवेशों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दो आवेश होते हैं Q1 और Q2 दो आवेश होते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। ओके, लेकिन अगर दो से अधिक हो तब वो एक निकाय हो जाएगा, बड़ा निकाय। तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बीजगणितीय योग करेंगे, ठीक है। जैसे कि माना किसी निकाय में 3 आवेश क्रमशः बिंदुओं A, B तथा C पर निर्वात में रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए Q1 Q2 एक Q3 यहाँ पर मान लीजिए रख देते हैं, ये निर्वात में है और ये बिंदु है A B C। ओके, अतः एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये अदिश राशि है और आप लोगों को पता है कि अदिश राशियों में अगर कुल निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो निर्वात में ये रखे हुए हैं, अतः निकाय की, इसको हटा देते हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक ये युग्म बन रहा है, एक ये युग्म बन रहा है, एक ये बन रहा है, 3 युग्म बन रहे हैं Q1 Q2 और Q2 Q3। तो तीनों की स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर अदिश राशि तो विभव भी था, वहाँ पर क्यों नहीं हम लोग इसी तरह का इस्तेमाल किए तरीका, वहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत लगा रहे हैं, यहाँ पे अदिश नियम लगा रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उसका जवाब है, आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, कि अध्यारोपण सिद्धांत केवल वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पर कि प्रभाव केवल एक ही बिंदु पर होता है। जैसे अगर हम लोग विभव निकालेंगे तो किसी एक बिंदु पर निकालेंगे ना, मान लेंगे कोई एक बिंदु P है, तो इस बिंदु पर कुल विभव निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये बिंदु P है तो कुल विभव निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे,
तो देखेंगे कि इसके कारण भी विभव यहाँ पे रहेगा, इसके कारण भी विभव यहाँ पे रहेगा, इसके कारण भी विभव यहाँ पे रहेगा। तो हमको पता है कि सबका अलग अलग प्रभाव है और किसी एक ही बिंदु पर है। उसी तरह से अगर बल को देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई आवेश टेस्ट चार्ज रख दिया जाएगा, परीक्षण आवेश रख दिया जाएगा क्यू नॉट, तो हम लोग देखेंगे कि ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। बाकी के बीच अगर जो बल लग रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि प्रभाव केवल एक ही बिंदु पर हो रहा है। इसी तरह से अगर विद्युत क्षेत्र देखा जाएगा तो इसके कारण इस बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण इस बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा, बाकी के विद्युत क्षेत्र से हमको मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे प्रभाव क्या होगा कि एक ही जगह होगा, तब वहाँ पे हम लोग अध्यारोपण सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव एक बिंदु पर होता है क्या? ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा, Q1 Q3 के बीच कोई स्थितिज ऊर्जा रहेगी, Q2 Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा रहेगी, और Q1 Q2 के बीच कोई स्थितिज ऊर्जा रहेगी। वहाँ पे किसी बिंदु पर या किसी एक जगह पे कोई प्रभाव नहीं है, पूरे सिस्टम में ही प्रभाव है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये अदिश नियम इस्तेमाल करेंगे, ना कि अध्यारोपण सिद्धांत इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो अब हमारा पहला सिस्टम है 1/4πε0, सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो Q1 Q3 वाला बन रहा है। तो Q1 Q3 बटा इन दोनों के बीच की दूरी को अगर नहीं पता है तो हम लोग सीधे ए बी लिख देते हैं, क्योंकि ये ए और बी बिंदुओं पर रखे हुए हैं। प्लस दूसरा सिस्टम बन रहा है Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपान AC, ओके। प्लस तीसरा सिस्टम है Q2 Q3 बटा BC, हो गया। इसी तरह से जितने भी सिस्टम रहेंगे, अगर इससे ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा के लिए ऐसे ही योग करेंगे। अब n आवेशों के लिए यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है, इसलिए केवल मैं 3 तक ही बता दिया हूँ। अगर 4 रहेंगे तो चारों के बीच कम्बिनेशन बनेगा, युग्म आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको बता देते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संलग्न चित्रों ए व बी में निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं की गणना कीजिए, ओके। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को ए वाला बता देता हूँ, बी वाला आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ओके। तो ए वाला दिया है कि एक वर्ग है ऐसे करके, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। सभी भुजाएं ए हैं, और इसका विकर्ण आपको पता ही है कि विकर्ण वर्ग का 1/2 होगा, ठीक है। तो हमको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। चारों कोनों पर बिंदु आवेश रखे गए हैं, तो इसको हल करने के लिए हम लोग इजी रखने के लिए इन बिंदुओं का नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और आप लोगों ने पढ़ा कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, सभी युग्मों के कारण स्थितिज ऊर्जाओं का योग होगी, ठीक है। तो इसमें कितने युग्म बन रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो इस निकाय में बनने वाले कुल युग्म 6 होंगे, जो निम्नलिखित हैं। हमारे पास क्या है, ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, और 2 को लेकर के हमको एक युग्म बनाना है। तो क्या क्या बनेगा, एक बनेगा ए बी, एक बनेगा ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। यही 6 युग्म बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। इसको आप लोग पता भी कर सकते हैं, आप लोगों ने मैथ में शायद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। तो अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे 4 कुल कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं, जिसमें से हम लोगों को 2 आवेश लेकर के युग्म बनाना है। तो हम लोग इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन,
यानी कि 4 में से 2 को ले करके हम लोग 4C2 कम्बिनेशन बना सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो ये तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 6 कम्बिनेशन मिलेंगे, और ये 6 कम्बिनेशन ये रहे। ठीक है, तो मुझे यहीं से पता चला था कि 6 होंगे, तो मैं दिखा दिया कैसे 6 होंगे। तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 कम्बिनेशन बनेंगे। अब हम लोगों को इन सभी कम्बिनेशंस का बीजगणितीय योग, इन सभी कम्बिनेशंस का मतलब जितने भी युग्म बने हैं उनके कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर लेना है, और वही इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, एक और बात, हमको नहीं पता है कि ये किस माध्यम में रखा गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये निर्वात में रखा गया है। और अगर ये निर्वात में रखा गया तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला युग्म AB वाला युग्म लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB। दूसरा युग्म है AC, तो ये रहा AC, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर बटा AC। तीसरा युग्म है AD, तो ये होगा माइनस क्यू स्क्वायर बटा AD। और इसके बाद है BC, तो ये होगा माइनस क्यू स्क्वायर बटा BC। अगला है BD, ये होगा प्लस क्यू स्क्वायर बटा BD। और अगला है CD, आखिरी CD, जो कि होगा माइनस क्यू स्क्वायर बटा CD। ये हो गई हमारी कुल स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की। अब देखिए, चूँकि AB बराबर है BC के, ये बराबर है CD के, DC लिखें या CD दोनों एक ही है, और ये बराबर हो जाएगा AD के, और ये सारे के सारे A के बराबर हैं। और दूसरा क्या पता है कि AC बराबर है BD के, जो कि A√2 के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो AB यहाँ पे है, BC यहाँ पे है, और ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा CD यहाँ पे है, ये भी माइनस है, और AD ये भी माइनस है, ये चारों माइनस है और चारों बराबर हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः मतलब इसलिए U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 बराबर तो -4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, क्योंकि AB बराबर है BC के, BC बराबर है A, मतलब ये AB BC AD CD बराबर है। अब AC और BD ये भी बराबर हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। क्यू स्क्वायर बटा के A/2, ये हो गई कुल स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्यू स्क्वायर बटा A, अथवा U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा A, ब्रैकेट में बचेगा -4 + 1/√2। अब यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, इसके आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हल होगा नहीं, या फिर यहाँ पे 1.414 लिखेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम लोग सीधे इसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इसी को फाइनल आंसर मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग दूसरा वाला, ओ नो, यहाँ पे एक गलती हो गई है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे AC और BD बराबर हैं, ये गड़बड़ी है। AC और BD बराबर हैं, और इसके बाद अगर AC और BD बराबर हैं तो दोनों को जोड़ रहे हैं ना, AC और BD बराबर हैं तो दोनों जोड़ेंगे तो ये 2Q स्क्वायर अपान √2 होगा। ओके, तो ये आएगा √2, ये नीचे √2 नहीं रहेगा, ऊपर √2 रहेगा। ओके,
तो उम्मीद है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके।